घर बहुतों का बहुत बड़ा होता होगा। बड़ा मार्मिक है वो किस्सा और अगर मैंने खुद को पहचाना तो वो भी वही वक़्त था। बड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं उस चीज़ के लिए। बहुत बड़ी स्ट्राइक थी वो। वो उस स्कूल के अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक रही है। अ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई, अप्रिय घटनाएँ भी हुई उसमें कई। आप बिलीव करेंगे कि मैंने अपने शादी के कार्ड भी मैंने अस्पताल में ही लिखे हैं। रोज़ सवेरे एक अपने खोपड़ी पे कफ़न बाँध करके निकल जाते। देखिए ये एक दिन में क्यों नहीं आया? मेरी लाइफ़ कभी कोई चीज़ यूँ नहीं। ये टफ होता होगा ना डेटिंग के लिए 4 घंटे की आप पूरी जर्नी करके आए। मैं भी हक अदा करती हूँ उन चीज़ों का जो जिस चीज़ से हज़ार हमारे फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आज मेरे पॉडकास्ट में है मैडम वर्षा वर्मा। एक ऐसी शख्सियत लखनऊ की जिन्होंने कोरोना काल में ना जाने कितनों को अंतिम यात्रा सम्मानजनक पूर्वक तरीके से कराई। और जब उनके सारे अपने साथ छोड़ चुके थे तो इन्होंने जो है उनका साथ नहीं छोड़ा और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इंसानियत को जिंदा रखा। ये मिसाल है हिम्मत की, संवेदनशीलता की और सेवा की। और आज मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज कोरोना काल की बातें तो आपकी बहुत सुनी है, लेकिन आज कुछ और भी सुनना चाहेंगे आपकी बातें। आपके जीवन के कई पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और दोस्तों बताना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों में कोरोना 2020 में था पहली वेव, तब से वर्षा जी अभी तक तकरीबन 8,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। खुद एम्बुलेंस चलाती हैं और दौरान पीपीई किट पहने हुए दिखी बहुत लोगों को। हमारा भी मुलाकात तभी का है, उसी वक़्त का है कि हम भी कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन बहुत औरतें करके सेवा छोड़ दी। लेकिन वर्षा जी जो है अपने काम को कंटिन्यू रखे हुए हैं और आज भी वो लोगों को जो जिनको अंतिम यात्रा में साथ नहीं मिल पाता अपनों का, वो साथ दे रही। तो वर्षा जी, अ, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि कहाँ से आपकी ये, क्योंकि ये एक पल का तो किस्सा नहीं हो सकता, कोई बहुत पुरानी बातें रही होगी, आपके डीएनए में होगा सेवा करना। तो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपने जो काम चुना है वो शायद पुरुष भी नहीं चुन सकते, महिला तो दूर की बात रही। कितने आपने मिथक तोड़ दिए समाज के, जहाँ महिलाओं को अलाउड नहीं है शमशान घाट पे जाने का, तो वहाँ पर भी आप उस पे आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और आगे आके आपने काम किया। क्या कभी डर और झिझक नहीं लगी? ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि हमारे डीएनए में ये सारी चीज़ें हैं और चूँकि म मुझे मेरा ये सीधा से मानना है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं करने लगता है, उसको डीएनए में मिलती हैं, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है। वो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब बचपन से आप देख रहे होते हैं, वही चीज़ें आपके अंदर आने लगती हैं, आपकी रूह में उतरती हैं। तब जाके उतना ग्राउंड लेवल का अगर कोई काम हो पाता है, तो जैसे कि ग्राउंड लेवल का मेरा है, ये सारी सेवाएँ आप ये सारी चीज़ें चलती मैं देखती जा रही थी अपने परिवार में। मैंने कई तरीकों से जिसे हम सेवा भी नहीं कहेंगे, लेकिन कई चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स की या अपनी लाइफ में देखी वो सारी चीज़ें। जैसे घर बहुतों का बहुत बड़ा होता होगा। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला होता होगा, लेकिन उसका उपयोग इतनी खूबसूरती से जो मैंने अपने मम्मी-पापा को करते देखा, वो मैंने आज तक मैंने नहीं सुना है। जैसे क्या होता था कि जिस मोहल्ले में हम ओल्ड लखनऊ के रहने वाले हैं, चौबटिया क्षेत्र के मैं रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे जो आस-पास कई ऐसे भी परिवार हुआ करते थे, जिनके जिनके पास बिटिया की शादी के लिए बहुत पैसा नहीं होता था, तो उन शादियों के लिए हमारे मतलब मैंने बचपन से जो देखी चीज़ें तीनों पोर्शन, चारों पोर्शन पापा दे देते थे। जैसे एक पे खाना हो गया, एक पे बारात आके टिक गई या एक पे हाँ, ऐसे तो हाँ, पूरा पोर्शन। अच्छा हम लोग बचपन में हम लोगों को ये चीज़ें ऐसा नहीं समझ में आती थी कि ये चीज़ें हमें बाद में जाके करनी है। लेकिन हाँ, वो 4 दिन के हमारे बड़े मज़े हो जाते थे कि बाहर उन्हीं लोगों का खाना है, हम लोगों को कुछ करना नहीं है सारी चीज़ें। क्योंकि वो बचपन था। पापा मेरे
पॉलिटिकली एक्टिव थे और बिजनेस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। बल्कि आप कह सकते हैं कि मैं खिलौने से ज़्यादा सोने चांदी से खेली पली बड़ी हूँ, क्योंकि हमारा सुनार हमारे फादर चूँकि गोल्ड स्मिथ थे, तो वो ज्वेलरी घर में आती थी, ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी, जब हम 4 भाई-बहन थे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने अपनी एक छोटी सिस्टर को एक एक्सीडेंट में खो दिया। तो जब हम 4 भाई-बहन अब पापा से आइसक्रीम खाने की ज़िद करते थे, तो मुझे याद पड़ता है कि आइसक्रीम कैसे खिलाई जाती थी, वो एक पूरा किस्सा है जो जो मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि 2 मंजिले पे हम लोग छत पे खड़े हो जाते थे और उस समय एक राडला आइसक्रीम बड़ी फेमस हुआ करती थी। वो मेरे पापा के फ्रेंड की ही फैक्ट्री से बन कर के आती थी। उसके अपने ठेले, याद होगा आपको, ठेले चलते थे ना ऐसे हैंडल वाले। वो पापा कहते थे कि उसको बुलवा लेते थे। हम लोगों ने कहा आइसक्रीम खाने के लिए, तो वो पूरा मेन गेट खुलता था बड़ा-सा लोहे का, और वो बड़े से आँगन में वो ठेला सेंटर में खड़ा होता था और मोहल्ले के जो बच्चे जा रहे होते थे, पापा किसी एक बच्चे से कहते थे कि जाके बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि आइसक्रीम खानी है। जब वो सारे बच्चे ले लेते थे, तब हम चारों की बारी आती थी कि तब हम लोग चारों को तो हमने आइसक्रीम खाना ऐसे सीखा है। एक एक त्योहार की तरह मैंने देखा कि पापा ने उस छोटे से मूवमेंट को क्रिएट कर दिया। तो वो सारी चीज़ें, ऐसी और भी सैकड़ों चीज़ें हैं। इसलिए आप कह सकती हैं कि ये चीज़ें हमारे डीएनए में आई। हाँ, रूप छोटा, बड़ा या डिफरेंट या अजीब, अजीब भी लोग कहते हैं मुझे। मुझे बहुत अजीब कहते हैं लोग इन चीज़ों को लेकर के कि कैसे काम करती है। ढोंग कहते हैं लोग मुझे। तो हम अजीब को भी कहेंगे कि हाँ, अजीब, ये सारी चीज़ें हैं अब ब्लड में। मैं मैं नौकरी छोड़ दी मैंने, मुझे नहीं भाता वो सैलरी वाला, मुझे सिस्टम नहीं समझ आता, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मुझे अब जिस दिन काम नहीं होता उस दिन प्रॉब्लम होती है। तो है मेरे लिए। वो हम लोग भी। तो स्कूल टाइम, उम्र 14 साल, क्या किस्सा था जिसने इतनी ज़्यादा ओके। हलचल मचाई थी पूरे एक लखनऊ में? बात तो मानना पड़ेगा, काफ़ी वर्कआउट किया है आपने हमारे। क्योंकि आपने जो डीएनए वाली बात कही, आपने वो पोर्शन हमारा खंगाला है जो जो पहलू हमारे रह गए अभी सैकड़ों इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में रह गए, वो आप हमारे पहलू खंगाल दिए हैं। बड़ा मार्मिक है वो किस्सा, और अगर बल्कि हम ये कहें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैंने खुद को पहचाना, तो वो भी वही वक़्त था। बड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं उस चीज़ के लिए। जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में मैं पढ़ी हूँ, मैं हिंदी मीडियम की छात्रा रही हूँ और सरकारी स्कूल की छात्रा रही हूँ, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि अगर कोई क्योंकि बड़ी हीन भावना से देखा जाता है कि हिंदी मीडियम प्लस गवर्नमेंट स्कूल, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी हीन भावना से देखी जाती कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ रही थी, 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी मैं। चलते-चलते ऐसे ही एक दिन पता चला कि एक साइंस साइड की 9th स्टूडेंट की के ही ऊपर 4th क्लास एम्प्लॉयी जो ये लैब असिस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर एक रेप अटेम्प्ट हुआ है। तो वो चीज़ फिर सुनते ही शरीर में ऐसा रक्त का संचार हुआ और एकदम दिमाग की नसें हिल गईं, क्योंकि पिताजी ने हमेशा से ये सिखाया था कि ना आपको सहना है, एक गलत बात को आपको सहना भी नहीं है, और अगर आपकी आँखों के सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, वो और भी बड़ा अपराध है, उसके लिए भी नहीं सहना है आपको। और दूसरी बात एक दिमाग में ये आई कि अगर हम लोग गर्ल्स स्कूल में ही सेफ नहीं है, तो क्या फ़ायदा हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़ने का ही, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पापा-मम्मी की ही परवरिश का नतीजा है, जो उन्होंने मुझे स्ट्राइक करने पे मजबूर किया। मैं लीडर थी, मैं नेशनल जूडो प्लेयर थी, उस बात का भी एक बड़ा फ़र्क पड़ता था, और गर्ल्स स्कूल में मैं टॉमबॉय की तरह थी, मेरे बाल छोटे-छोटे थे, वैसे ही बॉय कट बाल थे, उस बात का भी फ़र्क पड़ता था। मेरे बाल भी करती थी स्ट्राइक, बहुत बड़ी स्ट्राइक थी वो। स्कूल के अब तक की सबसे बड़ी इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक रही है। अ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई, अप्रिय घटनाएँ भी हुई उसमें कई, मीडिया ने बहुत साथ दिया और फाइनली रिज़ल्ट ये निकला कि उसको हटाया गया। रणवीर यादव, मैं आपको नाम भी बता दे रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगी कि आक्रोश उस उम्र में इतना था कि हम लोगों ने ग्रुप में ये तय कर लिया था कि कोई पेट्रोल लाएगा, कोई माचिस लाएगा, कोई
कोई रस्सी लाएगा। वो कैसे होता, वो सारी चीजें हम उस घटना को अंजाम कैसे देते मुझे खुद नहीं पता, मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन अप्रोच इतना था कि प्लानिंग ये हो गई थी कि ये कर देंगे। फिर ये मैं फिर कहूंगी कि ये मेरी अपब्रिंगिंग की देन है। ये ब्लड बॉयल हो जाता है, गलत चीजें देख करके बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो इतना गुस्सा भरा हुआ है तो कुछ लव लाइफ भी होगी जरूर पक्का, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग इतना खून में उबाल आता है तो वो खून नरम भी बहुत होता है और जल्दी से पिघल जाता है। तो सर से कैसे मुलाकात हुई और वह कैसे हुआ ये सब? तो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत के लिए टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन हाँ, क्योंकि दिमाग तो गोल्ड मेडल हो, ये हो वो दुनिया भर का करने में लगा रहता था। लेकिन हाँ, जो हमारी जब हमारी शादी तय हो गई, शादी तय कैसे हुई आपने पूछा कि शादी तय कैसे हुई, आप सर से मिले कैसे, राकेश जी से हमारी मुलाकात कैसे हुई? तो मैं बता दूं ये बहुत अजीब है। मैं अखबार के थ्रू मिली हूँ। मतलब मैं मांगलिक थी, मेरी तो शादी, मेरी छोटी सिस्टर की शादी मेरी शादी से पहले हो गई थी। और वो भी उसका भी अखबार उसके भी के पीछे। थ्रू और इतनी सक्सेसफुल मैरिज बहुत रेयर देखने को मिलती है सच में। एक फिर क्या हुआ कि गोरखपुर से शादी तय हुई हमारी और मैं रहती लखनऊ में थी, और फोन पे बातचीत तो स्टार्ट हुई। और फिर डेटिंग के लिए थोड़ा सा मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन टफ होता, अब मैं सोचती हूँ, अभी एक्चुअली मैंने सोचा कि टफ होता होगा ना डेटिंग के लिए, 4 घंटे की आप पूरी जर्नी करके आए। बाय। और अच्छा, हम तो बड़े एक्साइटेड मिलते थे ना, आए रहो एकदम। और उधर वो आते थे 4 घंटे की जर्नी। अच्छा, मुझे इस बात का अभी एहसास हो रहा है कि वो टफ होता होगा, बड़ी बात होती है इवेंट पर। हाँ, और वो अक्सर हम लोग डेट पे जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो वर्ड्स था उनका। बट अब ये तो और एक और बहुत प्यारी बात है, बहुत अजीब बात है, मुझे लगता है सभी को अजीब लगेगी। राकेश जी और हमारे बीच इसमें अंडरस्टैंडिंग उधर से ज्यादा थी मुझे लेकर के। मैंने कोई बहुत बड़ा समझदारी वाला शायद काम नहीं किया इसमें, लेकिन उधर से समझदारी वाला ही काम था। उन्हें ये बात पता थी कि मैं इस तरह की सेवाओं में रहती हूँ, मेरा दिमाग ही इसी में रहता है पूरा, तन मन धन से। तो इन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। अब कोई बंदा अगर 4 घंटे की जर्नी करके आ रहा है, वापस जाएगा 4 घंटे के लिए, तो मुझे हाँ, तो मुझे वो 4 घंटे तो देने चाहिए ना, वो भी मैं अस्पताल में देती थी। आप बिलीव करेंगे कि मैंने अपने शादी के कार्ड भी मैंने अस्पताल में ही लिखे हैं। नहीं था मेरे पास टाइम, मैं सेवाएं छोड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे था ही नहीं कि मैं छोड़ूं या छोड़ करके एक दिन का टाइम मैं ये निकालूं कि शादी के कार्ड लिखूं और या डेट के लिए बाहर जाऊं। तो मेरी डेटिंग भी हॉस्पिटल में हुई है। तो एक 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 इसका प्लस पॉइंट ये भी रहा कि वो जब डेटिंग से उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि इसका ये कुछ है। बहुत कुछ चाहिए नहीं। हाँ, मतलब लाइफ में ये ना सोचे कि आप हमें 4 से 8-10 दिन के लिए इधर-उधर ये हो जाएगा, नहीं हमें काम नहीं छोड़ पाएगी, चल नहीं जाएंगे तो काम। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैं बावजूद उसके, लोग कहते हैं कि जो वर्किंग महिलाएँ होती हैं, फिर उनको कुक भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं कुकिंग आज भी अपनी बेटी और बच्चे के लिए, पति के लिए अभी खुद ही करती हूँ। अब तो खैर बिटिया बाहर चली गई, और अदरवाइज़ कुकिंग भी मेरी कोशिश रहती है कि 100% मैं ही करूँ और गरम-गरम इनफैक्ट मैं पहुँचाऊँ राकेश जी के ऑफ़िस में। और घर के सारे कामों का पूरा आप देखो चल के मेरा घर, तो वो चीज़ें छूटी नहीं है टच वुड। एंड आई विश कि मेडिकली मैं इतनी फिट रहूँ कि चीज़ें छोड़ नहीं पाऊँ। तो कोशिश रहती है मैं भी हक अदा करती हूँ उन चीज़ों का जो जिस चीज़ के हकदार हमारी फैमिली, राइट। तो बेटी आपकी कनाडा चली गई लगता है, ये क्या कर रही है? बिटिया हमारी इस समय ग्रेजुएशन सेकंड ईयर है उसका। और कनाडा से क्यों? वाई कनाडा? नंदिनी जब 4th स्टैंडर्ड में थी, नंदिनी तभी से तय कर लिया था कि उसे बाहर पढ़ाई करनी है, और 12th में आते-आते उसने यही आफत होने वाली। शॉर्टलिस्ट कर ली थी, सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर ली थी कि मुझे क्या करना है, कहाँ से करना है। और नंदिनी ने फर्स्ट अटेम्प्ट कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी का ही किया था, और वहाँ से लेटर भी आ गया था टच वुड, तो उसे दूसरे कहीं पे अप्लाई भी नहीं करना पड़ा। मेरी बेटी प्लीज ना सुने। मेरा ये मानना है कि मेरे मम्मी-पापा ने जब मुझे कभी बंधन में नहीं रखा,
मैं कुछ भी कर सकती थी, मेरी पढ़ाई या कुछ भी मैं लाइफ में कर सकती थी, लेकिन मैंने ये राह चुना और मेरे पेरेंट्स ने या शादी के बाद मेरी नई परिवार ने भी मुझे अगर नहीं मना किया, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पेरेंट्स को बच्चे की इच्छा का पहला हक उसे ही देना चाहिए। वो ठीक है कि वो आपकी इच्छाएँ या क्या है सारी चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स वो उस लेवल की चीज़ें वो नहीं करा सकते हैं। मतलब ये भी एक मैसेज की तरह ही है, तो बच्चे भी इस बात का बुरा ना माने, बच्चे भी इस बात को समझे चीज़ों को सब हाँ, सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली कि वो टाइम से अच्छा हम लोगों ने भी कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन बेटा कर लेना, लेकिन उसने तय करके रखा था कि नहीं मुझे वो चीज़ें बाहर ही से करना है और इसलिए अगर है तो अच्छी बात। हाँ, एग्ज़ैक्टली और फिर बच्चे अगर मुझे लगता है लाइफ़ में अपने टाइम पे प्रूव कर दें, तो उससे बेहतर और क्या बात हो तो पति हो गए, बच्चे हो गए, सास-ससुर का क्या रिएक्शन था? ये कैसी बहू है? नहीं। कभी तेरा छोड़ के सीधे काम करती रहे। हाँ, एक्चुअली तो उल्टे ही सीधे हैं। देखिए, प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे लगता है कि तब आ सकती थी, जब मैं परिवार की ज़िम्मेदारी ना पूरी करके रोज़ सवेरे एक अपने खोपड़ी पे कफ़न बाँध करके निकल जाते कि हमें अपने जुनून को, अपनी प्रायोरिटीज़ को फर्स्ट रखना है। अगर हम सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए, अगर मैं सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए, सबकी ज़िम्मेदारी सबकी तरफ से पूरी करके अगर मैं फील्ड पे जा रही हूँ, तो मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, टच वुड। अभी भी मेरी सासू माँ आती हैं जैसे किसी मेडिकल इश्यू पे या किसी पे, तो मैं सारी चीज़ें उनके साथ रह के मैं ही हैंडल करती हूँ, मैं ध्यान देती हूँ। उसके बाद जब जाते हैं तो मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, टच वुड। हाँ, बस एक दिन बड़े मज़ेदार हुआ, एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ, बहुत मज़ेदार था वो कि मैं 3 या 4 डेड बॉडी थी, मैं क्रीमेट करके आई हूँ और थोड़ा-सा लेट हो गया था मुझे, उसके बाद में मैं जल्दी-जल्दी आई, मैंने खाना बनाया, फिर हम अपनी सासू माँ को सर्व करने लगे, तो मम्मी ने बस उतना पूछा कि तुम खुद ही करती हो ये सारी चीज़ें, खुद उठाती हो? मैंने कहा हाँ मम्मी जी। कह रही फिर तुम ही आग लगाती हो? मैंने कहा आग नहीं लगाते, हम इलेक्ट्रिक मशीन में क्रीमेट करते। बोली अच्छा। फिर कहती आके नहा ही रहो। हमने कहा हाँ मम्मी अब आया था। तो वो एक जो डाउट था वो क्लियर किया, बाकी मुझे रोका मना कभी किसी ने नहीं किया। बट फिर भी मैं जानना हुँ। चाहूँगी ये क्रिमेशन का कैसे आइडिया आया? देखिए ये एक दिन में क्यों नहीं आया? मेरी लाइफ कभी कोई चीज़ यूँ नहीं या मेरी लाइफ में कभी प्लानिंग के तहत भी नहीं हुई। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी चीज़ लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, होती जा रही हैं, हो रही हैं, होती जा रही हैं। अब मैंने 9 डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म कर रखी है, मैंने किसी मूवी में गाने दे रखे हैं। ये चीज़ें प्लानिंग के तहत नहीं हुई। मैंने कुछ लिखा हुआ था, लोगों ने अप्रोच किया, मैंने दे दिया, वो हिट हो गया, वो अलग बात है। कहीं हम एज़ अ चीफ गेस्ट गए हुए थे, आगरा में किसी ने मुझे देखा, उन्होंने साइन कर लिया, वो हो गई, वो अलग बात है। मैंने कभी आज तक कोई चीज़ प्लानिंग के तहत नहीं की। ये ऐसे ही मैंने क्रिमेशन का काम भी प्लानिंग के तहत नहीं की। डेस्टिट्यूट पीपल पे वर्क चल रहा था, मैंने उनको उठा करके क्रिमेशन का उठा करके उनकी सेवाएँ चलती थी। ठीक हो जाने पे वापस शेल्टर होम भेजते थे, सड़कों पे नहीं छोड़ते थे या डेथ हो जाती थी, तो वहाँ से ये थॉट डेवलप थॉट हुआ। वो तो कहाँ एग्ज़ैक्टली। अब कहाँ छोड़ दें इनको, अब ए इनको अंतिम हाँ, फिर आपको पता है बड़ा मलाल लगता था कि फिर पता चला सेवा मैंने की और फिर वो सरकारी तरीके से या मैं कहूँ कि डिग्निटी के साथ तो क्या हम कहेंगे फिर वो कोई और उनको अगर क्रिमेट करे ना तो वो बड़ा मलाल लगता था। तो ये चीज़ें वहाँ से डेवलप हुई फिर का वर्कआउट हुआ फिर ये चीज़ें आई हैं लाइफ तो में। जैसे विभिन्न धर्मों के लोग मिलते हुँ, होंगे, हुँ। तो आप सबको एक ही तरीके से करते हैं? अरे क्या बात कर रही हैं आपका पाप कब की नहीं बनना मुझे पता चला नेक काम के चक्कर में हम पाप के भागीदार बन गए। जब देखिए, पहले तो प्रोसेस ये होता है कि कोई भी बॉडी डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि मैं देखा सड़क से उठाई और क्रीमेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस तो बहुत लीगल प्रोसेस है ये। स थाने वाले जब जिस भी एरिया में बॉडी मिलती है, उस थाने को मुझे इन्फॉर्म करना होता है, मुझे अगर बॉडी मिली तो। अगर थानेदार को मिलती है तो वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं। फिर उनको मॉर्चरी ले रखा रखाया जाता है, उनके लिए नोटिस चस्पा होती है। 72 घंटे अगर उनको कोई लेने नहीं आता, उनका कोई जानकार परिवारजन नहीं आते, तो वो बॉडी फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद फिर हमें हैंडओवर की जाती है, फिर मैं उसको ले जा अपनी गाड़ी में उनको लोड करते हैं, फिर हम अपनी गाड़ी से उनको ले जा कर के इलेक्ट्रिक क्रेमेशन करते हैं। व्हाई इलेक्ट्रिक क्रेमेशन? ये भी क्लियर कर दूँ।
पहली बात तो मुझे नहीं पता कि जो व्यक्ति मरा है उसने 4-5 पेड़ लगाए कि नहीं लगाए हैं। तो मैं उनके ऊपर 5 पेड़ ना वेस्ट करके उनको इलेक्ट्रिक क्रेमेशन करते हैं, उसमें समय बचता है, पैसा बचता है, प्लस हम अपने प्रकृति को भी बचा पाते हैं। नेचर का सेविंग होता है उससे, धुआँ नहीं होता है, लकड़ी बचती है हमारी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक क्रेमेशन। अक्सर फेसबुक पे आपके वीडियोस देखती हूँ, घर में पार्टी-शार्टी चल रही होती है। इतना भावनात्मक काम, इतना गंभीर काम करने के बाद भी मैं देखती हूँ कि आप और सर बोलूँ, भैया बोलूँ, दोनों अच्छे से एन्जॉय करते हैं। भैया बहुत अच्छा गाते हैं, आप भी अच्छा गाती हैं। अरे! मत कहिएगा, आज ही किसी ने कहा है कि बहुत खराब सिंगर, भगवान के लिए खराब मत किया करो राकेश। मैं आपसे आप लोगों का फेवरेट डुएट ये चंद लाइनें सुनना चाहूँगी आज, ताकि हमारे पॉडकास्ट में और ज़्यादा जान आ जाए, मुझे लग रहा है बैठ ना जाए। जब हम दोनों गाना मत पहला गाना अगर हम दोनों ने एक साथ गाया होगा, तो वो गाया था हम लोगों ने कि शायद मेरी शादी का ख़याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इससे ज़्यादा नहीं गाएँगे प्लीज़। तो कभी ऐसा हुआ कि उनको किसी क्रिटिसिज्म का आपके काम की वजह से सामना करना पड़ा हो कि इनके यहाँ ये होता है कोरोना टाइम में कि इन्फेक्शन घर में होगा, ऐसा कुछ मतलब? हाँ, एक बार हुआ था। अच्छा आपने बहुत वर्कआउट किया है। मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया। मैंने कोई वर्कआउट नहीं ये किया। तो हाँ, एक बार हुआ था कोरोना के टाइम पे जो जिस सेकंड वेव में जिसमें डेथ ज़्यादा हो रही थी, उसमें सोसाइटी में थोड़ा-सा जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, चूँकि अपार्टमेंट है और उन लोगों का डर जायज़ भी था। देखिए, आप उस डर का लेवल समझिए कि जिस समय बाप अपने बेटे को या बेटा अपने बाप को नहीं छू रहा था, तो वो एक मौत का ही तो डर था और मैंने ये डर कोरोना के टाइम पे ही जाना कि ये कितना प्रभावशाली होता है, कितना शक्तिशाली होता है, ये कितना कितना डरा सकता है कि ये कोई भी रिश्ते को पीछे छोड़ सकता है या आपसे सब कुछ करा सकता है ये डर। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था, मैं डरती कम हूँ, नहीं डरती, बचपन में डरते थे, भाई मुझे बहुत डराता था। लेकिन मैं नहीं डरती तो लेकिन ये मैंने सेकंड वेव में जाना कि कोई भी रिश्ता पीछे छूट सकता है, ये डर इतना डरावना, इतना भयावह होता है। तो सोसाइटी में ये बात उड़ते-उड़ते आई थी कि वर्षा तो अपने जुनून के चलते ये सारी चीज़ें सेवाएँ दे रही है और 24 घंटे बाहर रह रही है, 12 घंटे, 18 घंटा बाहर रह रही है। तो अब अगर इनके आने और जाने की वजह से सोसाइटी में अगर कुछ हुआ, तो ठीक नहीं होगा। उस वजह से शायद कोई धीरे-धीरे ये सिचुएशन बन रही थी कि ऑब्वियस है कि पूरी सोसाइटी तो कहीं शिफ्ट नहीं हो जाती, शिफ्ट मुझे ही होना पड़ता। तो मैंने राकेश जी से कहा था कि आप निश्चिंत रहो, अगर ऐसी कोई बात आएगी हम तक आती है तो मैं छोड़ दूँगी, घर छोड़ के चली जाऊँगी। तभी वो पैनिक नहीं हुए? हुए थे, एक्चुअली बहुत हुए थे। सेकंड वेव में मेरा नेचर और राकेश जी का बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। मैं जितना बड़ी से बड़ी चीज़ों को हाँ, झेल सकती हूँ आसानी मैं झेल सकती हूँ। मैं बड़े से बड़ा एक्सीडेंट ये सारी चीज़ें झेल सकती हूँ, लेकिन राकेश जी बिल्कुल उल्टे हैं। वो छोटी-छोटी बात में पैनिक हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं हो जाए नंदिनी के लिए लेके, फैमिली को लेके, खुद के लिए लेकर के, वो छोटी-छोटी बात पे पैनिक होते हैं। भगवान ने कैसे वो सिचुएशन मैनेज की। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि ये बात खुल के घर आती ही छोड़ना नहीं पड़ा है। आपको या नहीं? नहीं, मैंने मुझे घर नहीं छोड़ना पड़ा टचवुड। मुझसे पहले किसी को हो गया, तो उनकी वज़ह से जवाब जब मुझे हुआ ही नहीं, अब वो किसी और को हो गया तो अब तो होना ही था, तो सोसाइटी में फैलना ही था, तो अब मेरा तो मेरे सर पे वो नहीं लगा। तो अक्सर ही आपके तो कोई डेली शेड्यूल तो रहता नहीं होगा, कभी कोई कॉल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी गंभीर परिस्थिति का आप डेली सामना कर पाते हो। तो ये डेली लाइफ कोपिंग मैनेजमेंट क्या है आपका? कैसे इतना चेहरे से उम्र त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता? अगर ये मैनेजमेंट किसी को भी समझ में आ जाए, तो सब चीज़ें आपकी मुट्ठी में हैं। आपको आगे ऐसा हम कह सकते हैं या आप ऐसा कह सकती हैं, इसलिए क्योंकि फैमिली को भी प्रायोरिटी दे ही रही हूँ मैं, घर के काम को भी मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, बाहर फील्ड भी और मेरा काम तो ऐसा है कि 24/7 है। मेरा सिर्फ़ क्रेमेशन का एक टाइम पीरियड होता है कि जो मान के चलो आप कि 12 बजे के बाद से ही स्टार्ट होती है चीज़ें और 4 बजे तक एनी हाउ वाइंड अप हो जाएँगी। लेकिन अगर
मुस्लिम डेड बॉडी नहीं है तो मुस्लिम डेड बॉडी के लिए मुझे ऐशबाग जाना होता है, थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस होता है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ से 6 या 7 बजते हैं आपको। तो मैनेजमेंट का मसला है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट मुझे ये मिलता है, क्योंकि मेरे ऊपर किसी का वो नहीं है, मेरा कोई बॉस चूँकि नहीं है, तो मैं काम को और एट द सेम टाइम मैं अपनी लाइफ पे भी ध्यान दे पाते। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, दिन में काम करके शाम को मेरा पार्टी टाइम होता है या सिंगिंग टाइम होता है या ढाबा टाइम होता है, दोस्तों का टाइम होता है। इन्हीं से मुझे वापस दोबारा एनर्जी मिलती है, फिर मैं नेक्स्ट डे काम कर पाती हूँ। तो कोई भी व्यक्ति हो, मैं एक छोटा-सा मैसेज इन तक देना चाहती हूँ, दिन भर खूब डट के काम कीजिए, लेकिन शाम को बहुत मज़े कीजिए दोस्तों के साथ, बढ़िया मस्त मैगी खाइए, चाय पीजिए या बिस्किट खाइए, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी मिल जाएगी। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा त्वचा के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। मैं नहीं कुछ करती हूँ। तो अब तक आतज़ा कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई मिस्ट्री, कोई हॉरिफाइंग इंसिडेंस जब आप सच में एक पल को डर गए थे कि मान लीजिए कहीं आप कोई लाश को लेके जा रहे हो और दरवाज़ा खुल जाए या किसी का हाथ दिख जाए, कुछ ऐसा हुआ हो जो आप एक पल को सच में कभी डर गए हो? एक एक ऐसी स्टोरी है, इनफैक्ट 2 स्टोरी है, एक बताऊँगी मैं आपको। 2 वैसे नहीं डर लगता, मैंने आपको बताया, चाहे रात-बेरात हो, मुझे नई चीज़ों से डर लगता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब आप लोगों को लगता है ना कि आप डरते होंगे चीज़ों से, मैं आपको बताऊँ उसके पीछे का बेसिक रीज़न, अननोन पर्सन है, आपको फेस तो याद ही नहीं रहते, डरोगे कैसे आप? बॉडी बैग में आपका फेस है, कई-कई फेसेस ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए मिलता है या ट्रांसपेरेंट फेस के ऊपर होता है, वो आप फेस देख पाते हैं, लेकिन बेनिफिट ये मिलता है कि चूँकि वो अननोन बॉडी है तो बहुत देर तक आपको वो याद नहीं रहेगा और दिन भर में आप जब ये बहुत सारी बॉडीज़ क्रिमेट कर रहे हैं तो कैसे याद रखोगे आप फेसेस? डर लगता है नोन फेसेस से। ये 2 बार जो भी मुझे जब भी डर लगा वो दोनों नोन फेसेस से लगा। कोरोना फर्स्ट वेव में मैंने शम्मी भैया के साथ काफ़ी काम किया, दीपक जी जो हमारे साथ पहले काम करते थे, हम लोग दोनों लोग मिल के जो सारी सेवाएँ देते थे, उनके छोटे भाई शम्मी भैया थे। शम्मी भैया की जब डेथ हुई तो उस ओमनी वैन में उनकी बॉडी नहीं आ रही थी। दूसरा, उनकी आँखें नहीं बंद हो रही थी। तीसरा, उनके फेस पर वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला वो था। मैं वो आँखें जो खुली हुई थी, उनको जब ले करके 3 साढ़े 3 घंटे की मशक्कत के बाद वो मुझे बॉडी मिली और वो बॉडी आ नहीं पा रही थी, तो गद्दी के ऊपर उनको फेस ऐसे रखा गया था और पैर ऐसे टेढ़े रखे गए क्योंकि वो ओमनी वैन में आ ही नहीं रहे थे, इतने बड़े थे। अब उनकी वो दोनों लगातार आँखें वो मुझे घूरे जा रही थी। अब चूँकि नोन थे वो, तो मुझे शम्मी भैया साफ नज़र आ रहे थे, उस बॉडी बैग में शम्मी भैया थे। वो आँखें लगातार मुझे घूर रही थी। मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि आज आप पीछे बैठ जाओ बॉडी को पकड़ के, और टारगेट पता है क्या था? मैं दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते थे ओमनी वैन का क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी थी। तो मुझे एक दरवाज़ा खोल के बैठना था और एक पैरों से दरवाजे को अड़ाना था, बॉडी को एक हाथ से पकड़ना था और दूसरे हाथ से हमने वो पकड़ रखे थे बॉडी को। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि आज तुम बॉडी को पकड़ के बैठ जाओ, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। मेरा बहुत अच्छा ड्राइवर, बावजूद उसके उसने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आप मैडम हमको पीछे बॉडी पकड़ने के लिए कहेंगी तो मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं अभी चला जाऊंगा तो सब अभी आप अकेले करेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई तुम जाना नहीं, तुम गाड़ी ही चला लो, मैं ही वो जो रास्ता था लोक बंधु हॉस्पिटल से बैकुंठ धाम का, वो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं सीतापुर या वो इतना लंबा रास्ता हो गया मेरे लिए, हरिद्वार तक का रास्ता हो गया उतनी छोटी सी दूरी का। वो क्योंकि वो दोनों आंखें डरा रही थी और शम्मी भैया से हम, तो सिर्फ यही बात थी कि वो मेरे नोन थे। नोन बॉडीज आपको डराती हैं, अननोन बॉडी याद ही नहीं रहती तो आपको क्या डराएंगे। बल्कि अननोन बॉडी के तो बहुत भयावर भयावर किस्से हैं मेरे पास, लेकिन वो डराती नहीं है, याद ही नहीं रहती आपको किस रूप में आके डराई। तो जीवन का परम सत्य सत्य आप जान चुके हो, मौत को इतने करीब से आप एक्सपीरियंस रोज़ करती हैं लोग। ज़िंदगी में 1 या 2 या 4 बार करते होंगे और आप रोज़ उसका सामना करती हैं। क्या रिश्तों के मायने समझ आए अब आए हैं आपको? जो लोग आजकल देख रहे हो कितने फैमिली लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई है कि कितना पहली बात, जीवन में कुछ है नहीं, ये आप तय मान के चलिए, ठीक। दूसरी बात, हम जेनज़ीज़ को बिल्कुल दोषी नहीं मानते इन चीज़ों का। गलती हमारी जनरेशन से स्टार्ट हुई है। देखिए,
हम ऐसे क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे मम्मी-पापा की हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी? तो ये हम आप ऐसे नहीं हुए, ठीक? हमारे अंदर वही चीज़ है। हाँ, जेनज़ीज़ ही क्यों ऐसे हो रहे हैं? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है। हम जेनज़ीज़ को नहीं कह सकते। अब आप जब गंभीरता से बैठिएगा तो आप सोचिएगा, क्योंकि बहुत समय नहीं है कि मैं इन चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब कर पाऊँ, लेकिन हमारी जो चीज़ें हमें नहीं मिली ना, वो सारी चीज़ें हमने उन बच्चों पे थोपी या एक्स्ट्रा दी, ये सारी चीज़ें। तो वो बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें मिल-जुल करके उनका जो अ, रिएक्शन आया, ये जो रिज़ल्ट आया वो गड़बड़ आया। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही काबिल समझती थी। जब हमसे कोई कहे, मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ वाले परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, कट्टर हिंदू और विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी और दुनिया भर का ये सब किया हुआ है। अचानक से ये थॉट मेरे अंदर आने लगा कि अ, लोगों ने जब मुझसे ये कहा ना कि तुम्हारी तो पूजा ही यही है, तो वो मेरे दिमाग में चीज़ें बैठने लगी। अच्छा, मुझे भी चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती हैं। तो मेरे दिमाग में ये बैठने लगी कि हाँ, मेरी तो पूजा यही है, तो मैं ये पूजा करूँ या ना करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये मैंने गलती मेरी यहीं से स्टार्ट हुई। ये मैंने जब जहाँ-जहाँ कहा, जब-जब कहा, तो मेरी बेटियाँ मुझसे ये चीज़ें सुन रही थी। अब मेरी बेटी में क्या प्रॉब्लम आई कि उसको ये बात लगने लगी कि पूजा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पूजा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने पूजा नहीं, अब वो पूजा नहीं करती है। अब ये सोचिए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये पूजा, आपके काम, आपके कर्म, आपकी ये सारी चीज़ें चाहे जितनी बड़ी पूजा हो, लेकिन पूजा की एक अपनी महत्व होता है, उसकी एक अपनी अहमियत है। मैं आज भी सारे व्रत रखती हूँ, सब बातें हैं। लेकिन पता नहीं कैसे धीरे-धीरे मेरे दिमाग में बैठा कि हाँ, ठीक है, यही तो मेरी पूजा है। वो पूजा थी, लेकिन मैंने गलत एटीट्यूड के साथ उसको लिया। वो गलती मेरी नंदनी उसका खामियाज़ा भुगत रही है और ये गलत है। मैं धीरे-धीरे चीज़ों पे काम कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस गलती को मैं सुधारूँ और नंदरी वापस, तो ये जनरेशन की गलती नहीं है, ये हमारी आपकी गलती है, अपब्रिंगिंग की गलती है। और 2-3 चीज़ें मैं बताती हूँ लाइफ में, प्लीज़ आप लोग सुनिएगा। जीवन में आप बहुत लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा लेंगे, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं होता लाइफ में। परिवार को साथ लेकर के अगर आप चल रहे हैं, आप कोई भी अजीब से अजीब काम को चुन लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है, इसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आने वाला है, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए, स्वयं के हित के लिए अगर अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं, तो आप बस कर जाइए, ठीक है? और परिवार को साथ लेकर के चलिए, आपकी 100 बाधाएँ दूर होंगी। अगर आपने इस बाधा को मान लीजिए, आप अभी कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप कन्विंस कर ले गए, तो 100 बाधाएँ आपके मम्मी-पापा की ब्लेसिंग से वो चीज़ें, बाधाएँ दूर हो जाएगी। और एक बार हमेशा याद रखिएगा, जब आपके साथ में ब्लेसिंग्स जुड़ी होंगी ना, कुछ भी करते जाओगे आपके लाइफ में, कभी बड़ी से बड़ी बाधाएँ साथ वो हो जाएँगी। और बिना अगर बड़े लोगों के ब्लेसिंग्स के बिना, जैसे आजकल रिस्पेक्ट नहीं करते ना हम लोगों की, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप व्यवहार में रखिए। मैं झलकारी बाई में हर मंगलवार को 40 मिनट का सेशन देती हूँ। उस 40 मिनट के सेशन के बाद 5 मिनट 5 चीज़ों के लिए ज़रूर देते हैं। मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ये बच्चा, कभी मत सोचिएगा कि ये जो बच्चा अभी हुआ है आपके, इसको 5 साल बाद आप कुछ सिखाना शुरू करेंगी तब कुछ होगा, नहीं। रोज़ नहलाने की आदत, रोज़ मालिश की आदत, रोज़ पूजा करने की आदत, किसी भी धर्म में, सब धर्मों में पूजा होती है अपने तरीके से। पूजा करने की आदत, सेवा करने की आदत, ये सारी अगर आदतें आपने अभी से बच्चों में डाली, तो फिर हमारी तरह के आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर आप अब अभी से डाल करके, तो अब ये बेहतर रहेगा। और ठीक और ठीक से थोड़ा-सा खराब में वो एक बहुत थिन सी लाइन होती है, अगर वो हमने ध्यान रखी, वो पार नहीं की, तो बहुत मस्त आपकी ज़िंदगी होगी। और अ, ऐसे ही बैठे होंगे हम, मतलब आप लोग भी आपके साथ किसी दूसरे पॉडकास्ट में। तो आज सच में पॉडकास्ट में मज़ा आया, जान डाल दी आपने वर्षा जी। मैं तो सोच रही थी कि बहुत ही गंभीर वाली बातें होंगी, लेकिन चीज़ें कुछ और ही हो गई यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक लगी होंगी। और मैं बताना भूल गई कि जूट फॉर लाइफ ये सोशल का ये इनिशिएटिव है कि आप जैसे लोगों को, समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए, समाज से जोड़ने के लिए हम लोगों ने पहल स्टार्ट की है। दैट्स रियली और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अगर वर्षा जी जैसा बनना है तो इनकी बातों पर ध्यान दें और आज से ही अमल क्यों ना शुरू किया जाए। और हम सब यूनिक हैं, हम सब अच्छे हैं, अपने-अपने काम करने का तरीका है सबका। तो
मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वर्षा जी प्लीज़ इनको बताइए कि इनको क्या करना है। बिल्कुल, अगर आपको ये बातें अगर आपके दिल को छूती हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा भी अगर समाज को बदला जा सकता है इन चीज़ों से, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, राइट? इन्होंने बताया नहीं तो मैं अपने आप से बता रही हूँ। और आई होप कि इसकी छोटी-छोटी रील्स आएँगी, वो ज़्यादा वर्क करेंगी, है ना? तो वो देखिएगा, वो काम करेंगी और उसे भी वायरल कीजिएगा, है ना? थैंक यू। थैंक यू।